प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने चीन के संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार के आधार पर और उसका संविधान के वैचारिक आधार क्या हैं, जिसमें अपन ने 3 वैचारिक आधार लिए थे प्रमुख रूप से कि वो मार्क्सवाद के माध्यम से, लेनिनवाद के माध्यम से और माओवाद के माध्यम से प्रभावित रहे हैं। उसका अपन ने अध्ययन किया था। ये भी हमने देखा कि चीन का संविधान जो है वो अलग अलग समय पे नवीन नवीन संविधान बनते चले गए जैसे भी परिस्थितियाँ आईं, लेकिन 1982 में अल्टीमेटली उनका संविधान जो है, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आधार पर वो आज कार्य कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो आज हम 1982 के चीनी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ये चीज़ हमको सबसे ज़्यादा देखनी है कि जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक ऐतिहासिक अनुभवों का सार जो है वो इन सारी विशेषताओं में आ रहा है। इसी आधार पर वो साम्यवादी मार्ग पर चलते चलते लोकतांत्रिक संदर्भ में और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस प्रकार से उन्होंने अपने व्यापार की नीति को बदला और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, वो सब मद्देनज़र रखते हुए चीन की संविधान की विशेषताओं को अपन अध्ययन करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट कि यह एक संक्षिप्त संविधान है। पहले जो मैंने अपन ने उनके विकास के आधार लिखा था, तो हमने देखा कि 1975 में भी बना, 1978 में भी बना। तो इन सब संविधानों की तुलना में चीन का जो 1982 का संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और 4 भागों में ये विभक्त है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है और इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया है कि किस प्रकार वो इस स्तर पर पहुँचे हैं। तो इसलिए ये एक संक्षिप्त संविधान है और इसमें प्रत्यक्ष शासन के माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है। ब्रिटेन में हमने कहा था कि वो एक अलिखित संविधान है। इसके बिल्कुल विपरीत चीन का संविधान जो है वो लिखित और निर्मित है। इनका नया संविधान का जो निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया, अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान, इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, भी कहा जा सकता है। इसके प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांत जो भी जनरल प्रिंसिपल संविधान के होते का वर्णन है। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना, जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में दिया है। और चौथे अध्याय में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र चिन्ह तथा राजधानी के ब्यौरा उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इसको इन्होंने एक साथ में लेकर अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। दूसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट कि पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से एक लचीला संविधान है। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर कहा जा सकता है। संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा, 1/5 जो सदस्य हैं, द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा स्वीकार होना चाहिए, जो कि अमूमन अपन देखते हैं कि हर संवैधानिक संशोधन में होता है। चौथा पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर है वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल विपरीत वर्ड्स हैं, तानाशाही भी और लोकतांत्रिक भी, क्योंकि इनके जो तानाशाही है वो जनवादी चीन के सरबराह वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट के आधार पर पहले उन्होंने स्थापित किया था 1978 में। वहाँ 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही उन्होंने घोषणा कर दी कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक के नए संविधान के प्रथम
अनुच्छेद के आधार पर यह घोषित करता है कि राज्य जिसका यह एक जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। तो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। तो इसलिए पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। 5वां पॉइंट जो है वो जनवादी गणतंत्र है। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन के सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता के द्वारा ही होता है। इसलिए इस नए संविधान में लोकतंत्र और केंद्रवाद दोनों ही हैं। चीन के नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र, ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद हो जाता है। छठा है आपका बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन एक बहुराष्ट्रीय वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं और इन राष्ट्रीयताओं की भाषा, लिपि और संस्कृति सब अलग है और उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद जो अपन ने जनवादी गणतंत्र के आधार पर किया था वही है कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन ने इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राष्ट्रीय व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है तथा केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। यानी केंद्र सशक्त है लेकिन जनता को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रशासनिक इकाइयां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली रही है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, मजबूत किया गया। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं जैसा कि एकात्मक संविधान में होता है, लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है और इसमें क्योंकि साम्यवादी दल का नेतृत्व है इसलिए इसमें एकात्मकता विद्यमान है। अलग अलग प्रांत हैं लेकिन एकात्मकता विद्यमान है। 9वां है आपके सामने नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 में नागरिक मौलिक अधिकारों का ब्यौरा दिया है और कर्तव्यों का ब्यौरा दिया है। पहला, उनको आर्थिक अधिकार प्राप्त है जिसमें बहुत से काम करने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी में भी अधिकार, ये सारे अधिकार उन्होंने प्रदान किए हैं। दूसरा, राजनीतिक अधिकार प्रदान किया है जिसमें नागरिकों के अनेक अधिकार मतदान देने से संबंधित विद्यमान है। तीसरा, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार है जिसमें उनकी शिक्षा के अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन करने का अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान है। चौथा, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जिसमें उन्हें भाषण, अभिव्यक्ति, भ्रमण, सभा आयोजित करना या प्रदर्शन करने का अधिकार इसमें व्याप्त है। इनके साथ साथ में उनको कर्तव्य भी दिए गए हैं जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहना, करों का नियम अनुसार भुगतान करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगला है उनकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है जो कि संपूर्ण जनता द्वारा स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व विद्यमान है। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है।
तो इसलिए चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कही है, लेकिन 20वीं सदी के इस अंतिम ये जो दशक चल रहा है उसमें चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं, वरन धीरे धीरे उन्होंने एक मिश्रित खुली अर्थव्यवस्था शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वास्तव में एक दल प्रधान प्रणाली है। वहाँ पर दिया जरूर गया कि आप कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अधिकार है, एक छत्र जो साम्राज्य है वो साम्यवादी दल का है, और स्पष्ट रूप से समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी भी साम्यवादी दल ही रह जाती है। वहाँ एक अलग विलक्षण आधार है जिसको हम कहते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग है, यानी नए संविधान में केंद्रीय सैनिक आयोग, सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन की व्यवस्था की गई है। यह सर्वदा नई और अनुपम संस्था है, और चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी, लेकिन देश की सेना को निर्देश यही है कि ये आयोग विभिन्न प्रकार के निर्देश देगा। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद्यमान है। 13th जो पॉइंट है वो है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाएगा, और राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना, ये सब इनका राष्ट्रपति को करने होंगे। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरह 5 वर्ष का होगा। अगला जो हम देख रहे हैं, विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंध है, यानी वो साथ में चलना चाहते हैं। यहाँ तक कि चीन पंचशील के आदर्श का पालन करेगा, वह दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का समापन करेगा। ये उनके संविधान में विद्यमान है। और चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील राज्यों के साथ में जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उनके संविधान में लागू है। 15वां है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। चीन के न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान का विरोध करने, कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साम्यवादी दल की नीतियाँ सर्वोपरि प्रचलित होती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हमें पता चल रहा है कि चाइना का संविधान जो है वो एक साम्यवादी दल प्रधान संविधान है। ये भी एक एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाला संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन में है। फ़र्क इतना है कि ब्रिटेन में संसदात्मक लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, जबकि चीन में आपके एक राजनीतिक दल यानी साम्यवादी राजनीतिक दल के केंद्रवाद के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयत्न किया है। सारे निर्णय साम्यवादी लोकतंत्र दलों के द्वारा लिए जाते हैं, और राष्ट्रपति भी उन्हीं के अध्यक्ष के रूप में यानी पार्टी के कानूनों को लागू करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वहाँ की प्रक्रिया दूसरे राज्यों की प्रक्रिया से थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। अब हम इसके कार्यपालिका को अगले लेक्चर में देखेंगे।